ओके, यहाँ से विजिबल है सभी को? यस। रेडियो एक्टिविटी, तो रेडियो एक्टिविटी यहाँ पे शो हो रहा है कि द एमिशन ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशंस। आयनाइजिंग रेडिएशंस का मतलब क्या है? एमिशन का मतलब होता है छोड़ना, कि वो छोड़ रहे हैं, एमिशन हो रही है किसका? आयनाइजिंग रेडिएशंस। आयनाइजिंग रेडिएशंस मीन्स चार्ज की फॉर्म में है आपके पास रेडिएशंस, किसी पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो वो किसकी फॉर्म में? रेडिएशंस की फॉर्म में, रेज की फॉर्म में, इसलिए हम बोलते हैं उसको आयनाइजिंग रेडिएशन। और पार्टिकल्स या फिर पार्टिकल्स भी कह सकते हैं उस रेडिएशन को, कॉज्ड बाय द स्पॉन्टेनियस लगातार डिसइंटीग्रेशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो हमारा एटॉमिक न्यूक्लियस है, हैवी मेटल का जो न्यूक्लियस है, वहाँ से लगातार वो क्या कर रहा है? एमिट कर रहा है, छोड़ रहा है आयनाइजिंग रेडिएशंस या फिर पार्टिकल्स। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी। इस प्रोसेस में क्या होता है? इन रेडियो एक्टिव प्रोसेस पार्टिकल्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है, आर एमिटेड। यहाँ से कुछ रेडिएशंस एमिट हो रही हैं, छोड़ी जा रही हैं फ्रॉम दी न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस क्या है? आपका हैवी मेटल है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया यूरेनियम है, लेड है, ये सारी आपकी हैवी मेटल्स हैं। रोडियम है और थैलियम है, ये क्या होती है? एक सीरीज़ है हैवी मेटल्स की, आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हो। ये क्या करते हैं? दी मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ रेडिएशंस एमिटेड हैव बीन ट्रेडिशनली क्लासिफाइड एज। अभी जो रेडिएशंस एमिट कर रहे हैं, ठीक है, जो रेज इनसे निकल रही हैं, उनको हमने क्लासिफाई कर दिया है किस कैटेगरीज में? अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। ये जो अल्फ़ा, बीटा एंड गामा जो रेडिएशंस होती हैं, फर्दर ये यूज़ की जाती हैं। मैंने आपको इनके यूजेस बताए, इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी, और डिसीज़ को डायग्नोस करने में, रिसर्च थेरेपी में, और सेंटिलेशन प्रोसेस में, स्टरलाइजेशन प्रोसेस में, बहुत सारी यूजेस में यूज़ होती हैं ये सारी रेडिएशंस, ठीक है, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। न्यूक्लियर रेडिएशन अकर इन अदर फॉर्म्स, ये दूसरी फॉर्म्स में भी हो सकती हैं, इंक्लूडिंग द एमिशन ऑफ प्रोटॉन्स। मीन्स हम इनको प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी कह सकते हैं। वहाँ से मैंने बताया ना कि वहाँ पे रेडिएशंस आ रही हैं, हम उन रेडिएशंस को वो पार्टिकल्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो वो पार्टिकल्स किस किस के हो सकते हैं? प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स भी हो सकते हैं। और स्पॉन्टेनियस फिजन, फिजन्स मीन्स फैलना। जैसे फिजन क्या होता है? फिजन एक ऐसा प्रोसेस होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि घरों में क्या होता है कि अगर सिलेंडर लीक कर जाता है, तो उसके लीक होने की हमें कैसे पता चलता है? हमें स्मेल से पता चलता है कि हमें जो गैस है उसकी स्मेल आ रही होती है, या फिर किसने परफ्यूम लगाया हो, ठीक है, तो हमें तो नहीं पता किसने परफ्यूम लगाया, लेकिन हमें खुशबू से पता चल जाता है, जो कि एनवायरनमेंट में फैल चुकी होती है। तो उस प्रोसेस को हम फिजन बोलते हैं, ठीक है। और फ्यूज़न क्या होता है? फ्यूज़न होता है टूटना। तो यहाँ पे जो फिजन है, फिजन से पता चलता है कि स्पॉन्टेनियसली फिजन हो रहा है ऑफ अ मैसिव न्यूक्लियस। कोई एक जो मास वाला, जिसका एटॉमिक मास हैवी होता है, वो न्यूक्लियस है, वो स्पॉन्टेनियसली लगातार जो है रेज जो है वो छोड़ रहा है, फिजन मीन्स, और वो रेज फैल रही हैं। तो उस प्रोसेस को हम रेडियोएक्टिव प्रोसेस कहते हैं। अगर मेजरमेंट की बात करते हैं, मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, हम इसे कैसे मेज़र करते हैं, कैसे मेजरमेंट करते हैं कि रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस कैसे है, तो उसके लिए क्या करते हैं, किसे मेज़र करना है हमें? अल्फ़ा, बीटा एंड गामा पार्टिकल्स को। इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ होती हैं, जैसे कि डिटेक्टर्स यूज़ होते हैं। उन डिटेक्टर्स में क्या पता चल जाता है? हमें ये पता चल जाता है कि ये अल्फ़ा वाले जो रेडिएशंस हैं या बीटा की हैं या गामा की हैं, ठीक है, हम ये इजीली डिटेक्ट कर पाते हैं। अब इनमें जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं और फोटोन्स, फोटोन्स किसे कहते हैं? ये पैकेट्स के फॉर्म में होते हैं, किसकी? एनर्जी के पैकेट्स होते हैं फोटोन्स को, ठीक है। हैव बीन अवेलेबल, अब ये फोटोन्स जो होते हैं, वो जो रेडिएशंस एमिट हो रही थी, उनमें जो पार्टिकल्स थे, उनमें फोटोन्स होते हैं। वो फोटोन्स क्या होते हैं? एनर्जी पैकेट्स होते हैं, यानी कि वो एक्साइटेड स्टेट में होते हैं। जब वो एक्साइटेड स्टेट में होते हैं तो ऐसे पल्स जनरेट करते हैं। हम उनको क्या करते हैं? कंप्यूटराइज्ड, हम उन पार्टिकल्स की मूवमेंट से, ठीक है, हमें पता लगा लेते हैं कि ये किस रेंज के हैं, ठीक है, इनमें कितनी पावर है, ये हम इन्हें कितनी एनर्जी लेवल तक हम इनको यूज़ कर सकते हैं इन रेडिएशंस को। और इनके क्या करते हैं, इनके जो है एक्साइटेड स्टेट से ही हमें पता चल जाता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ से हमें पता चल जाता है कि अल्फ़ा है या बीटा है या गामा है, ठीक है।
दी गैस आयनाइजेशन डिवाइसेस, अब हमारे पास कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि गैस को आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, गैस आयनाइजेशन डिवाइसेस। इंक्लूड पल्स आयनाइजेशन, जो कि क्या कर देते हैं, हमारे पल्स रेट को भी डिटेक्ट कर लेते हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर्स के पास क्या होती है, एक मशीन होती है हॉस्पिटल्स में, आपने टीवी सीरियल्स में भी देखा हो, जो पल्स रेट ऐसे ऐसे कर्व की फॉर्म में ऐसे दे रहे होते हैं वो, और जब वो क्या होती है सिंगल लाइन हो जाती है, इट मीन्स पेशेंट डेड हो गया। तो वहाँ पे जो ऐसे वो पल्स रेट चल रही होती है ऐसे ऊपर नीचे, तो वो क्या होती है, एक हम उसे डिटेक्ट कर रहे हैं उसे एक मशीन की हेल्प से, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, पल्स आयनाइजेशन चैम्बर बोलते हैं, जो कि पेशेंट की पल्स को रीड कर रहा होता है। तो इस चीज़ में हमारी हेल्प कौन कर रहे हैं, हमारी हेल्प यही तो कर रहे हैं अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशंस, ठीक है। इन्हें ही हम फर्दर यूज़ कर रहे हैं अपनी डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू, ठीक है। प्रपोर्शनल काउंटर्स होते हैं, प्रपोर्शनल काउंटर्स में भी क्या होता है, हमें ये देखना होता है कि कितनी वोल्टेज में है, करंट कितना अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी उतना ही ज़्यादा प्रोपोर्शनल काउंटर होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा प्रोपोर्शनल रीजन होगा। और नेक्स्ट कौन सा है, जेजर मूलर काउंटर। जेजर मूलर काउंटर भी हम क्या करते हैं, इसी प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं, मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं, जो हमारे पास हैवी मेटल्स हैं, उनमें कितनी पावर है, उनका जो यूज़ ऑफ एरिया है वो कितना ब्रॉड हो सकता है, ये हमें किस चीज़ से पता चलता है, मेज़र ऑफ रेडियो एक्टिविटी से, उनकी रेडियो एक्टिविटी प्रॉपर्टी से पता चल जाता है। ओके, तो इसके लिए एक मेथड होता है सिंटिलेशन मेथड। सिंटिलेशन मेथड स्पेशली किस लिए होता है, फॉर काउंटिंग दी गामा रेडिएशंस। अगर हमें स्पेशली सिर्फ गामा रेडिएशंस को काउंट करना है कि वो कितने एनर्जी लेवल तक काम कर सकती हैं गामा रेडिएशंस, उसके लिए हम सिंटिलेशन मेथड यूज़ करते हैं। द मेथड सिलेक्टेड फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, कि हमें कौन सा मेथड सेलेक्ट करना है रेडियो एक्टिविटी को मेज़र करने के लिए, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन दी एक्सटेंट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन, कि कितनी एनर्जी डिसिपेट हुई है, कितनी एनर्जी जो है, कितनी एनर्जी के साथ जो पार्टिकल्स हैं वो एमिट हो रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी डिसिपेशन। एंड पेनिट्रेबिलिटी ऑफ रेडिएशन, और कितनी जो है क्वांटिटी से वो रेडिएशंस पेनिट्रेट कर जाती हैं, क्योंकि जो हम पेशेंट का सीटी स्कैन करते हैं, एमआरआई करते हैं, उसमें क्या कर रही हैं वो रेडिएशंस, वो पेशेंट की बॉडी को क्रॉस ही तो कर रही हैं, उसके ब्रेन को, उसकी बॉडी को, तभी तो जो है एक हमें जो एक्सरे है और जो एमआरआई जो रिपोर्ट है वो हमें मिल पाती है। जब हमारी जो रेडिएशंस है वो पेनिट्रेट कर रही हैं पेशेंट की बॉडी को, तो उसे हम क्या कहते हैं, पेनिट्रेबिलिटी ऑफ रेडिएशंस, ठीक है। समझ आ रहा है बेटा, फर्स्ट ईयर? यस मैम। ओके, तो हम यहाँ पे फर्स्ट जो है चैम्बर्स की बात करते हैं, आयनाइजेशन चैम्बर, कि आयनाइजेशन चैम्बर कैसा होता है। अब हम इनके जो है स्ट्रक्चर वाइज इनकी बात करेंगे, शेप वाइज इनकी बात करेंगे, ये कैसे होते हैं। दीज आर अवेलेबल इन वेरियस शेप्स, इनकी बहुत सारी शेप्स होती हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपको पिक्चर्स की फॉर्म में सेंड भी की हुई हैं। एंड साइजेस, इनका साइज भी वेरी कर जाता है। एंड आयनाइजेशन चैम्बर कंसिस्ट ऑफ, जो आयनाइजेशन चैम्बर होता है इसमें बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं फिटेड विद गैस, इसमें गैस भरी होती है जिसे हमें आयनाइज्ड करना होता है। एंड फिटेड विद 2 इलेक्ट्रोड्स, इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, मैंने अभी पहले ही बताया था कि क्या होता है, एक कैथोड का इलेक्ट्रोड होता है और एक एनोड का होता है, इसलिए इसमें 2 इलेक्ट्रोड रखे होते हैं, ठीक है। केप्ट एट डिफरेंट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स, और वो किस पे होते हैं, अलग अलग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स पे होते हैं, मीन्स हमें कितनी एनर्जी जो है वो सप्लाई करनी होती है, ठीक है, कि कितने एम्पलीफिकेशन में हमने वो वोल्टेज में करंट अप्लाई करना है और कितनी एम्पलीफिकेशन में वो हमें रीडिंग देगा, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स। वो कितनी रेंज में हो सकता है, 50 से 100 वोल्ट, 50 to 100 वोल्ट्स की रेंज में, फॉर ईच सेंटीमीटर ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कि इलेक्ट्रोड एक दूसरे से कितनी दूरी पे रखे हुए हैं, उनके डिस्टेंस के हिसाब से हमने ये जो है उनको पोटेंशियल्स अप्लाई करनी है, 50 to 100 वोल्ट्स, ठीक है।
एंड अ मेजरिंग डिवाइस, एक मेजरिंग डिवाइस यूज़ करना होता है। आपने +2 लेवल पे फिजिक्स के जो हैं प्रैक्टिकल किए होंगे, वहाँ पे जो मेजरिंग डिवाइस होती है वो क्या होता है, आपका एम्पलीफायर होता है। एम्पलीफायर में एक सुई लगी होती है, वो क्या करती है, ऐसे मूव करती है उसके घड़ी के अंदर, ठीक है। अगर करंट नहीं पास आउट हो रहा है सर्किट में तो ऐसे फॉल होती है। अगर कुछ जो है सर्किट में से करंट पास आउट हो रहा है तो वो ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देती है, ऐसे करती है ना, तो उससे हमें पता चल जाता है कि हमारे सर्किट में जो है करंट मूव ऑन कर रहा है। अगर नहीं है इट मीन्स वो जो है सुई जो है वो फॉल कर जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीफायर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो मेजरिंग डिवाइस की बात कर रहे हैं वही होता है कि वो मेज़र करके बता देता है कि हमारे सर्किट में जो है करंट पास आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। टू इंडिकेट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो इंडिकेट कर देता है कि कितना फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। रेडिएशन ब्रिंग्स अबाउट आयनाइजेशन ऑफ गैस, अब जो रेडिएशन फॉल करवा रहे हैं हम, वो क्या करेगी रेडिएशन, जो हमारे सर्किट के अंदर गैस भरी हुई है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हीलियम गैस है, ठीक है, तो उसको आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी, चार्जेबल फॉर्म की, क्योंकि चार्जेबल वाले आयंस होंगे अंदर तभी जाके जो है वो लाइट प्रोड्यूस होगी, तभी तो लाइट होती है पूरे कमरे में, ठीक है। वो पूरा प्रोसेस अंदर चल रहा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड रखे हैं ट्यूबलाइट के अंदर, उसके अंदर गैस भरी हुई है, आपस में वो क्या होगा, रेडिएशंस होंगे, पार्टिकल्स एमिट होंगे, जो गैस है वो आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट होगी, उनको आपस में वो क्या होंगे, स्ट्राइक करेंगे दूसरे के साथ, तो तब जाके हमें लाइट मिलती है ट्यूबलाइट से, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। रेडिएशन ब्रिंग्स अबाउट आयनाइजेशन, जो रेडिएशन है वो आयनाइजेशन कर देती है किसका, गैस का, मॉलिक्यूल्स का या फिर आयंस का, विच कॉजेज एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से ही जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एमिट हो पाते हैं, विच इन टर्न रिवर्स द चेंजेस इन द इलेक्ट्रिकल करंट, जिसकी वजह से ही, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही क्या होता है, इलेक्ट्रिकल करंट में जो चेंजेस आते हैं। कई बार होता है ना कि जो ट्यूबलाइट है वो डिम डिम ऐसे ऐसे करती है, कभी जलती है कभी बुझती है, तो वो क्या हो रहा है कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ट्यूबलाइट के अंदर वो चेंज हो रहा होता है। अगर वो फुली क्या होती है, फुली जल जाती है, कंप्लीटली जलती है, तो इट मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है प्रॉपर तरीके से हो रहा है, फुल एनर्जी के साथ हो रहा है। ओके, ठीक है, फर्स्ट ईयर समझ आ रहा है? ओके बेटा, अब हम दूसरे काउंटर की बात करते हैं। ओके बेटा, दूसरे काउंटर की बात करते हैं। दूसरा काउंटर है हमारा प्रोपोर्शनल काउंटर। इस प्रोपोर्शनल काउंटर को हम प्रोपोर्शनल काउंटर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मॉडिफाइड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, पोटेंशियल अप्लाई करते हैं वही, ताकि जो है आयनाइजेशन प्रोसेस होता रहे इसमें भी, ऑफ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स causes production of more free electrons which get carried to the anode, ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हों और वो जाके किस पे डिपॉजिट हो जाएं, एनोड वाली साइड पे, क्योंकि जो एनोड है, ठीक है, वो क्या है, नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। अब वहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे और वो क्या करेगा, फिर वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट के थ्रू कैथोड वाले इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, जिससे कि क्या होगा, सर्किट में फ्लो ऑफ करंट इजीली हो जाएगा, ठीक है। एज फॉर ईच प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स, जो आपके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा लिबरेट होंगे। कब ज़्यादा लिबरेट होंगे, मच मोर एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स गेट लिबरेटेड, द करंट पल्स थ्रू द इलेक्ट्रिकल सर्किट इज ग्रेटली एम्पलीफाइड, जब उनको वो इलेक्ट्रिकल सर्किट में ज़्यादा से ज़्यादा एम्पलीफाई किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें किसकी बात हो रही है, यहाँ पे वोल्टेज की बात हो रही है। अगर ज़्यादा वोल्टेज देंगे हम यहाँ पे, दी वोल्टेज रेंज ओवर विच द गैस एम्पलीफिकेशन अकर्स, यहाँ पे एम्पलीफिकेशन हो रही है, वोल्टेज रेंज ओवर हो गई है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल रीजन। अगर आपको डेफिनेशन आ जाती है कि प्रोपोर्शनल रीजन क्या होता है, तो आपने क्या लिखना है कि वोल्टेज रेंज ओवर which the gas amplification occurs is called the proportional region। अब यहाँ पे जो काउंटर है वो वर्क कर रहा है, जो काउंटर इज वर्किंग इन दिस रीजन, इस रीजन के अंदर जो काउंटर काम कर रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल काउंटर्स।
तो मैंने आपको यहाँ पे पहले भी बताया था कि प्रोपोर्शनल काउंटर को प्रोपोर्शनल काउंटर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेनली किसका फंक्शन हो रहा है, वोल्टेज का, कि किस रेंज में वोल्टेज अप्लाई की जा रही है, 50 to 100 की रेंज में है या उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हमें कौन बताएगा, एम्पलीफायर बताएगा, तो उसकी हमें एम्पलीफिकेशन करनी है। ठीक है, ओके। यस मैम। थर्ड आपका काउंटर आता है जेजर मूलर काउंटर। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो इस पे इम्पॉर्टेंट लिख लेना, इम्पॉर्टेंट नहीं है इसे वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना। ठीक है, इसे जीएम काउंटर के नाम से भी आता है, इसे जेजर मूलर काउंटर कहते हैं। रेडियो एक्टिविटी वाली यूनिट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। दीज आर स्टिल द मोस्ट पॉपुलर रेडिएशन डिटेक्टर्स। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर डिटेक्टर्स हैं मार्केट में भी। दे डू नॉट नीड द यूज़ ऑफ अ हाई गेन एम्पलीफायर। यहाँ पे जो है ऐसे एम्पलीफायर की भी ज़रूरत नहीं होती इन काउंटर्स को। एंड दे कैन डिटेक्ट दी अल्फ़ा बीटा एंड गामा रेडिएशंस। ये तीनों तरह की रेडिएशंस को डिटेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि स्पेशली हमें गामा के लिए अलग जो है वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ेगा, बीटा के लिए अलग और अल्फ़ा के लिए अलग। ये तीनों की डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है, तीनों को ये इजीली डिटेक्ट कर पाता है। ये जेजे मूलर काउंटर इज हैविंग दी आयनाइजिंग गैस। इसके पास अपनी आयनाइजिंग गैस होती है एंड ऑल्सो हैविंग क्वेंचिंग वेपर्स। क्वेंचिंग वेपर्स क्या होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि एक्साइटेड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, जिसकी वजह से वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और उनको हम यूज़ कर लेते हैं। हुज फंक्शंस हैव बीन, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं ये क्या करते हैं, टू प्रिवेंट स्पूरियस पल्स। स्पूरियस मीन्स फेक, जो गलत होती हैं, उन गलत पल्स रेट को, मशीन में होता है ना ऐसे पल्स रेट आ रहा होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे पीक्स बनी होती हैं ऊपर नीचे, ठीक है, उनमें जो फेक वाली रीडिंग होगी, जो फेक वाली पल्स रेंज वाली पीक्स होंगी, ये उनको क्या कर देता है, प्रिवेंट करता है, उन्हें आने नहीं देता। जो पेशेंट की एक्चुअल पल्स रेट होता है ये मशीन में उसे ही आने देता है। That may get produced due to positive ions reaching to the cathode। वो जो है स्पूरियस पल्सेस कब आती हैं, जब पॉजिटिव वाले आयंस कैथोड पे जाके अटैच हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से स्पूरियस पल्सेस आ रही थी। लेकिन हमारे ये जो एक जीएम काउंटर क्या करता है, ये उनको हटा देता है। उनकी जो फेक पल्स आ रही होती है, फेक रीडिंग आ रही होती है, पीक्स आ रही होती है मशीन में, उनको ये रिमूव कर देता है। जो एक्चुअल पल्स रेट होता है वही हमें शो होता है मशीन में। ठीक है, नेक्स्ट इसका यूज़ क्या है, टू एब्जॉर्ब दी फोटोन्स। फोटोन्स मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, पैकेट्स होते हैं एनर्जी के। ठीक है, बेसिकली, हाँ जी बोलो बेटा, बोल रहा था कोई। टू एब्जॉर्ब दी फोटोन्स, ये उन पैकेट्स ऑफ एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। emitted by excited atoms and molecules returning to their ground state। ये उनको एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं, उनको ग्राउंड लेवल पे जाने ही नहीं देते। क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है उसने एनर्जी गेन कर ली है, उसके पास ज़्यादा एनर्जी है, तो वो क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में जाके फिर वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी लूज़ करेगा और फिर ग्राउंड स्टेट पे नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो एक्साइटेड स्टेट थी वहीं पे ही उन्हें कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, जीएम काउंटर, ताकि वो एक्साइटेड स्टेट में ही रहें और प्रॉपरली जो जीएम काउंटर है वो अपना फंक्शन करता रहे, प्रॉपर रीडिंग देता रहे। ठीक है, अगर वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ग्राउंड स्टेट पे आ जाएंगे, इट मीन्स वो आगे फर्दर वर्क ही नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या है, क्लोरीन एंड ब्रोमीन आर एम्प्लॉयड एज क्वेंचिंग एजेंट्स। यहाँ पे जो क्लोरीन एंड ब्रोमीन है यानी कि हाइड्रोजन एटम्स हैं, हाइड्रोजन एटम्स भी किसकी तरह काम करते हैं, क्वेंचिंग एजेंट्स की तरह, यानी कि ये भी क्या करते हैं, एक्साइटेड स्टेट में रहते हैं। ठीक है, फुली आयंस की फॉर्म में, आयनाइज्ड फॉर्म में जो है ये रहेंगे और प्रॉपरली जीएम काउंटर की हेल्प करते हैं प्रॉपर फंक्शन में। फोर्थ है इथाइल अल्कोहल एंड इथाइल फॉर्मेट आर यूज्ड एज ऑर्गेनिक क्वेंचिंग एजेंट्स। ये भी यूज़ होते हैं किसकी तरह, ऑर्गेनिक क्वेंचिंग एजेंट्स की तरह काम करते हैं ये जेजर मूलर काउंटर के लिए। इसमें जो गैस होती है वो बेसिकली कैसी होनी चाहिए, जीएम काउंटर के अंदर जो गैस भरी जाती है उसका जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अकॉर्डिंग कम होना चाहिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा, जैसे हमारे जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, हमारा जो वातावरण है उसका जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस प्रेशर के अकॉर्डिंग जेजर मूलर काउंटर के अंदर जो गैस है उसका प्रेशर कम होना चाहिए।
ठीक है, तभी वो प्रॉपरली वर्क करेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, प्रेशर ज़्यादा हो गया, इट मीन्स वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिर उसे ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करने के लिए ज़्यादा करंट चाहिए, ज़्यादा करंट के लिए हमें ज़्यादा मेटल्स चाहिए ताकि वो ज़्यादा पार्टिकल्स जो हैं वो एमिट करें और वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी उस हमारे जीजे मूलर काउंटर को मिल सके। तो ऐसा करने के लिए, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या करना है, जीजे मूलर काउंटर के अंदर जो गैस है उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होना चाहिए एज कंपेयर टू हमारे जो एनवायरमेंटल प्रेशर होता है, हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ओके, क्लियर है फर्स्ट ईयर? यस मैम। ओके बेटा, तो इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं कि जो ऐसे इसकी जो स्ट्रक्चर्स बनी हुई हैं, ठीक है, ये क्या क्या होता है इसके कंस्ट्रक्शन में, इसकी स्ट्रक्चर में, इसका जो पूरा इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, उसमें क्या क्या होता है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ते हैं। जेजे मूलर काउंटर पोजेस अ सिलेंड्रिकल कैथोड, ये सिलेंड्रिकल शेप में होता है, यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन ये क्या होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है, विच इज़ यूजुअली 1 to 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ये यहाँ पे क्या होता है, 1 से 2 सेंटीमीटर के फॉर्म में होता है। ये डायमीटर जो है, इसकी चौड़ाई की बात कर रहे हैं, यहाँ से चौड़ाई में, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो एरिया होता है 1 to 2 सेंटीमीटर होता है। दिस स्पेस, जो स्पेस होती है, इज फिल्ड विद अ स्पेशल गैस, मैंने बताया ना इसके अंदर गैस भरी होती है, ठीक है, गैस मिक्सचर होता है विच गेट्स रेडाइली आयनाइज्ड, जिस गैस को क्या होना होता है, आयनाइज्ड होना होता है, आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट होना होता है, टुगेदर विद अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ क्वेंचिंग वेपर्स, उसमें कुछ क्वेंचिंग वेपर्स होते हैं, मीन्स एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। द विंडो हैज़ बीन मेड ऑफ एन एल्यूमिनियम अलॉय, ये जो विंडो होती है यहाँ पे, जो ये विंडो है ना यहाँ पे, ये एल्यूमिनियम अलॉय की होती है या फिर माइका की होती है, लिखा हुआ है ना यहाँ पे। लेकिन ये जो ये बाकी इसकी ये जो बॉडी होती है, ये आपकी ग्लास की भी हो सकती है, ठीक है, ग्लास की भी हो सकती है आपकी, और इसका जो एरिया होता है वो 7 मिलीग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है। अगर हम ग्लास यूज़ करेंगे तो कितने का होगा, 15 मिलीग्राम सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर इन थिकनेस, चौड़ाई में, ठीक है, यहाँ से जो चौड़ाई, जो ग्लास है ना, इसकी जो चौड़ाई की थिकनेस की बात करते हैं तो 15 मिलीग्राम सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर थिकनेस में होना चाहिए। नेक्स्ट फिगर बी की बात करते हैं, कौन सी है, दिस वन, ठीक है, यहाँ से विजिबल है सबको। इस वाले ट्यूब की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रेफाइट कैथोड होता है, यहाँ पे ये सेंटर में ये वाली जो लाइन है ये ग्रेफाइट कैथोड है, बाकी ये जो आउटर इसकी लेयर्स हैं ये क्या है, ग्लास है, ठीक है। सेंटर में ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे जो लाइन है ये है आपका कैथोड, और ये किसका बना हुआ है कैथोड, ग्रेफाइट का बना हुआ है। ओके, ये इसका बेस है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने स्टैंडर्ड ऑक्टल बेस, ठीक है। तो इसकी इस स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। टू काउंट मीडियम एंड हाई एनर्जी बीटा एंड गामा पार्टिकल्स, ये जो बी शेप वाली स्ट्रक्चर थी हम इसे इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें जो है बीटा एंड गामा पार्टिकल्स जिनकी एनर्जी जो है एनर्जी लेवल हाई होता है हम उनको काउंट कर सकें, उन पार्टिकल्स को। और यहाँ पे थिन ग्लास वॉल्ड होती हैं, बहुत ही मतलब जो इनका कांच होता है आउटर लेयर पे जो कांच होता है बहुत ही थिन होता है, पतला होता है, इनको बहुत ही मतलब डेलिकेट होते हैं इन नेचर में। मे बी यूज्ड, दीज आर 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर, इसका जो डायमीटर होता है 1 सेंटीमीटर का होता है, मतलब आप सोच सकते हो कि कितने छोटे छोटे साइज़ के होते हैं, लेकिन यहाँ स्ट्रक्चर में आपको बड़ा करके शो किया हुआ है। हैविंग अ ग्लास वॉल, एक ग्लास की वॉल होती है, 20 to 40 मिलीग्राम पर सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर, थिकनेस जो है इसकी, द एक्चुअल थिकनेस डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ काउंटर, अगर इसकी थिकनेस की और बात करते हैं कि वो वेरी करती है कि नहीं करती है, तो वो डिपेंड करता है काउंटर पे कि कौन से काउंटर में हम उसे यूज़ करना चाहते हैं, जीएम काउंटर में यूज़ कर रहे हैं या फिर हम उसे प्रपोर्शन काउंटर में यूज़ कर रहे हैं या सेंटिलेशन काउंटर में यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे इसकी जो थिकनेस है वो वेरी हो जाती है। दिस ट्यूब इज कोटेड इनसाइड विद ग्रेफाइट, इसको हम कोट करके रखते हैं ग्रेफाइट के साथ जो कि कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है, कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह, टू फॉर्म दी कैथोड। तो यहाँ पे बेसिकली इसका फंक्शन इतना ही था। ओके बेटा,
अब हम करते हैं इस वाले काउंटर की बात, ठीक है। यहाँ पे आप ये देख रहे हो स्ट्रक्चर कैसी है, स्पाइरल फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, एन्यूल्स बने होते हैं। इन एन्यूल्स के अंदर, ठीक है, इसे हम ऐसे शो करते हैं। अगर इंटरनली देखें तो ये ऐसी दिखाई देती है अंदर से, अगर बाहर से इसकी लुक देखते हैं तो ये इस तरह की होती है। मतलब ये इसकी आउटर वाली लुक है और ये इनर वाली लुक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इन स्पेस के अंदर, जहाँ पे मैंने एरो लगा रखे हैं, यहाँ पे जो स्पेस होती है, इसमें जितनी भी आपकी हैवी मेटल्स होती हैं, उन हैवी मेटल्स को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है। जब वो पाउडर बन जाते हैं, सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उन्हें किसी सॉल्वेंट के साथ घोल लिया जाता है, ठीक है। घोल के जो सोल्यूशन बना है, उस सोल्यूशन को हम इन काउंटर्स के अंदर फिलअप कर लेते हैं, ठीक है। और इनको यहाँ पे फिलअप करके फिर क्या करते हैं, फिर हम उनका एनर्जी लेवल चेक करते हैं। उनको चेक करते हैं कि ये कौन कौन सी रेडिएशंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी है कि इनकी जो वॉल्यूम एरिया, उनका जो वॉल्यूम एरिया होता है। ओके बेटा, अभी जो है वीडियो मेरी चल रही है, 30 मिनट्स, मिनिमम 30 मिनट्स होता है, मैं इसे अभी स्टॉप नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम एरिया होता है वो 10 सेंटीमीटर का होता है। इसमें 3% सोल्यूशन यूज़ होता है। किसका? यूरेनियम का। यूरेनियम, रोडियम, जितनी भी आपकी हैवी मेटल्स होती हैं वो इन काउंटर्स में यूज़ करते हैं। ओके, यस मैम।